लास्ट क्लास में फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स का टॉपिक स्टडी किया था। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वो सब भी देखा था कि पास होती है मतलब क्या मिलता है, हमें फ्लक्स मिलता है। ठीक है, आज है ना दो छोटे टॉपिक स्टडी करना है। बोर्ड की थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े काम के है, डिराइवेशन आता है, और न्यूमेरिकल भी देख लेंगे जो एनसीईआरटी में और ये कंप्यूटर दोनों में आ चुके हैं, कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया है, ध्यान देना। एक ये चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज हो तो चार्ज हर जगह स्पेस में क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो तो भी फील्ड क्रिएट होगी, बस फर्क क्या होगा, डायरेक्शन। कि नेगेटिव चार्ज हो तो डायरेक्शन विल बी व्हाट, टुवर्ड्स द चार्ज, और पॉजिटिव हो तो डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसका फॉर्मूला भी पढ़ लिया था। सपोज यहाँ पे पॉइंट है, ये डिस्टेंस r है, याद है फॉर्मूला कितना होता है, a q बाय r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना फॉर्मूला था, E इक्वल टू k q बाय r स्क्वायर। ठीक है, आज हमें ये फॉर्मूला वो सब तो पढ़ लिया, हमें वो स्टडी नहीं करना है। हमें क्या स्टडी करना है, लाइंस के ना कुछ प्रॉपर्टीज आती है। क्वेश्चन डायरेक्ट मोड में आ चुका है, जो अपने दूसरा बोर्ड से कोई भी ले लो, राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइन होते हैं लाइंस के बारे में तुम्हें समझाना है। ठीक है, 4-5 पॉइंट्स लिखने होते हैं, उस हिसाब से मार्क्स में और 2-3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, जैसे एक पॉइंट क्या लिख सकते हो कि द लाइंस आर डायरेक्टेड अवे from positive charge, the lines are directed towards the negative charge। जैसे कुछ पॉइंट, ठीक है ना, जो हमें लिखने हैं। ओके, और ये बताओ, ये लाइन रियल है या इमेजिनरी? रियल मतलब क्या चश्मा में दिखती है क्या? नहीं दिखती है, इमेजिनरी हम खुद ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये ड्रॉ करने का क्या है, फायदा है, उससे हम स्टडी काफी अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला वो पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखते जाना है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, electric field lines are imaginary lines. Electric field lines are imaginary lines that are used to visualize, that are used to visualize electric field, that are used to visualize electric field। ठीक, नेक्स्ट लाइन में देखो, the lines are directed away from positive charge, the lines are directed away from positive charge and are directed towards the negative charge, and are directed towards the negative charge। ठीक है, अब सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो अगर मैं चार्ज को ऐसे नजदीक लेके आऊँ ना, तो फील्ड का जो शेप है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक, फील्ड का शेप चेंज हो जाता है। मॉड्यूल मिलेगा, मॉड्यूल में अलग अलग शेप से, सारे ड्रॉ नहीं करेंगे, बस एक ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, शेप क्या है, चेंज हो जाता है। अकेला पॉजिटिव है तो क्या था, जैसे बाहर की तरफ, अकेला नेगेटिव तो टूवर्ड्स, ऐसे नजदीक लाऊं ना तो शेप चेंज हो जाता है। इसमें
कैसा शेप चेंज होता है, ऐसा कुछ शेप हो जाता है, ऐसा शेप बन जाता है, चेंज हो जाती है लाइन, बेंड हो जाती है थोड़ी। एरोज कैसे बनाए, पॉजिटिव हो तो उससे दूर जाता है, एज सिंपल एज, ठीक है, और नेगेटिव हो तो लाइन्स क्या उसकी तरफ आनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव तो दूर जाएगी, नेगेटिव तो क्या उसकी तरफ आएगी, ठीक, ड्रॉ कर लो। कर लिया ड्रॉ, ओके। ये डायग्राम दूसरा पे ड्रॉ करो, तुम्हें ड्रॉ नहीं करना है अभी। सपोज फील्ड लाइन, ठीक, मैं फील्ड लाइन जैसे कुछ ड्रॉ, ओके। अब सपोज यहाँ पे मुझे जानना है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मुझे ये बता सकता पॉजिटिव चार्ज किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, ये बता सकते, ऐसा कोई क्वेश्चन है, लेफ्ट इधर होगा तभी उससे दूर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी तरफ आ रहा है, ओके। अब तुम्हें जानना है कि सपोज यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड ऐसे जा रही है, इधर डायरेक्शन क्या होगी, क्या करना चाहिए, टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट बना दो, तो टेंजेंट क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ठीक। यहाँ पे अगर पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैंने ये लाइन ड्रॉ की, बीच में खाली जगह रखी, इसका मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्या होगा, इसका मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस ड्रॉ नहीं किया, ऐसे हर जगह लाइन जाती है, हर जगह लाइन जाती है, और इतनी लाइन क्या है कोई ड्रॉ नहीं करता, ठीक है। ये अगर मैं कहूँ ऐसे सिंपल एग्जांपल, ये मीटर है, इसमें से वाटर फिल किया है, तो इतना ही वाटर देते हैं हर जगह ना, ठीक है, और पूरी लाइन ड्रॉ नहीं करता है, फिल क्या है हर जगह। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कैसे करना है, ऐसे विजुअलाइज करो, ऐसे लाइन से ऐसी आ रही है और एक ये टेंजेंट बना, ठीक है, ऐसे फिल लाइन ड्रॉ, ओके। एक और पॉइंट है ना, इसमें ऐड करवा देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो लाइन क्लोज है, यहाँ पे लाइन क्या है वैल्यू, तो क्या बोल सकते हो, सपोज यहाँ पे भी मैं पॉइंट ए लूं, यहाँ पे भी मैं पॉइंट बी लूं, तो क्या बोल सकते हो, ए पे फील्ड ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड, बी पे फील्ड की वैल्यू थोड़ी कम होगी, मतलब जहाँ पे लाइन, ध्यान रखना, जहाँ पे लाइन क्लोज हो उधर स्ट्रॉन्ग होती है, जहाँ पे वैल्यू भी हो उधर फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ठीक, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बाद में ड्रॉ कर लेना, द रिलेटिव क्लोजनेस, the relative closeness, the relative closeness of the field line, the relative closeness of the field line represent the relative strength of the field, represent the relative strength of the field, relative strength of the field, ठीक, full stop। नेक्स्ट टाइम में लिखो, the tangent drawn
at a point, the tangent drawn at a point gives the direction of electric field at that point. Gives the direction of electric field. Gives the direction of electric field at that point. ठीक, अब ये डायग्राम ड्रॉ करो। ड्रॉ करो तब ध्यान रखना यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ी कम रखना, यहाँ पे ज्यादा रखना। ओके, ऐसे ड्रॉ करो। चलिए ड्रॉ। ठीक, जैसे मैं देखो हमने आई थिंक कितने 4 पॉइंट तो लिख लिए, मैं तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, बाद में तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं, पर ऐसे जितने पॉइंट्स याद रखो उतना बेटर। इसलिए डायग्राम भी ड्रॉ करवाता हूँ कि तुम डायग्राम देखो तो इजीली याद आता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो स्टेटमेंट। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, two electric field lines can never cross each other. Two electric field lines can never cross each other because at a given point, two directions are not possible. Two directions are not possible. ठीक है, ऐसे अलग अलग हम डायग्राम अभी देख रहे हैं, जैसे ये वाला देखा, इससे पहले वाला देखा। तो कोई भी डायग्राम में ना तुम्हें ये देखने नहीं मिलेगा, मतलब लाइन्स कैसे क्रॉस इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी। उसका रीजन भी लिखा मैंने। क्या रीजन लिखा है? इस लाइन की वजह से डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। इस लाइन की वजह से क्या है? डायरेक्शन इस तरफ। ये भी हो सकता है, तो डायरेक्शन होगा तो कोई एक ही होगा। ठीक है ना, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, ऐड करो ये भी। Okay. Next point: electric field lines do not form. Electric field lines do not form closed loop. Electric field lines do not form closed loop. Okay, which is due to the fact that they are conservative in nature.
This is the fact that they are conservative in nature. कंजर्वेटिव नेचर देखो इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। लाइन जो है ना, अगर तुम्हें बताऊं लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, ऐसे कभी लूप नहीं करती, ऐसे कभी लूप नहीं करती। मैग्नेट की बात करो, एक मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट में क्या होता है, लाइन ऐसे निकलती है, यहाँ पे आती है और अंदर ऐसे क्लोज होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, एमसीक्यू ने दिया पर ये लिखा, ठीक है, ये पॉइंट एमसीक्यू में आ सकता है। एक और लास्ट पॉइंट लिख लो, बाद में इसके क्वेश्चन करते हैं। लिखो द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, the number of field lines ending or originating from a charge, the number of field lines ending or originating from the charge ending or originating from a charge gives its relative magnitude, gives its relative magnitude. ओके, अब सपोज दो ऐसे मैंने पॉजिटिव चार्ज ऐसे आसपास रखे, ठीक है, ध्यान देना, दो पॉजिटिव चार्ज मैंने ऐसे आसपास रख दिए, लाइंस भी ड्रॉ की, ओके। अब इसमें तुम्हें जानना है कि चार्ज कौन सा चार्ज ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो लाइंस किससे ज्यादा निकलती है, इससे ज्यादा लाइंस निकलती है, कितनी निकलती है टोटल, 4 5 9, टोटल कितनी 9 लाइंस निकलती है। इससे देखो कितनी लाइंस निकलती है, 5 लाइन से निकल गई, 1 2 3 4 5 लाइन से निकल गई। मतलब क्या बोल सकते हो कि Q1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और रेशियो भी निकाल सकते हो कि कितना होगा। वैल्यू नहीं दे सकते कि 10 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम कितना होगा, वैल्यू नहीं दे सकते, पर रेशियो निकाल सकते हो। जैसे Q1 की कितनी लाइन थी, सिखाओ कितनी थी, 9, इधर 5, पक्का ये रेशियो, ठीक है ना, ये बोल सकते, तो वैल्यू नहीं बोल सकते, तो रेशियो लिख सकते, ठीक है, लिख सकते। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिख लिए। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी एमसीक्यू में और कंप्यूटर काम आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, ओके, लिखो डिस्क्राइब द नेचर of the given field line.
describe the nature of given field lines. Describe the nature of given field lines. ओके, पहले दे रहा हूँ टोटल 3 हर एक के बारे में लिखना है। ओके, पहला ड्रॉ करो। ध्यान रखना ड्रॉ करते टाइम इधर स्पेसिंग एकदम आइडेंटिकल रखें, पैरेलल इक्वल स्पेसिंग है, ऐसी पहले फील्ड है। ओके, अगर ऐसी फील्ड लाइन तुम्हें दिखे जो पैरेलल हो और इक्वली स्पेस्ड हो, तो पहले मुझे डायरेक्शन के बारे में बताओ। सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट लूँ ए, यहाँ कहीं पे पॉइंट लूँ बी, यहाँ कहीं पे पॉइंट लूँ सी, तो बोलो डायरेक्शन के बारे में क्या बोल सकते हो? सेम है, अलग है क्या? इस पॉइंट पे इस तरफ, बी पे भी इस तरफ, सी पे कुछ है नहीं, सेम ऐसी लाइन एक विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पे क्या है? डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन इज व्हाट? सेम। स्पेसिंग बताओ, स्पेसिंग एक जैसी है, इक्वल स्पेस है। इक्वल स्पेस हो मतलब क्या बोल सकते हो? मैग्नीट्यूड हर जगह क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ई ए बी सी सबसे वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्यों? इक्वल स्पेसिंग। तो ऐसी जो फील्ड होती है ना, जैसे पैरेलल और स्पेसिंग होती है और सेम, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, काफी बार देखेंगे ये डायरेक्ट। ओके, बस ऐसे लिखना है। ठीक है, तो पहला लिख लो, दूसरा और तीसरा फिर अपना ट्राई करो क्या होगा। ओके, दूसरा ये दो इसमें ना बाकी दूसरे प्रॉब्लम में भी आएगा। ये एक इसमें क्या होगा? क्या लिखना है? मैग्नीट्यूड के बारे में लिखना है कि मैग्नीट्यूड सेम लग रहा है, ज्यादा कम, ऐसा कुछ लग रहा है। डायरेक्शन के बारे में लिखना है कि एक जैसी है, अलग है, बस उतना ही लिखना है। और फाइनल इतना लिखना है क्या है कि यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, क्या कहना चाहिए, बस वो।
ये हो गया दूसरा। चलो बताओ मैग्नीट्यूड बोलो। मैग्नीट्यूड सपोज मैं यहाँ कहीं पे पॉइंट ए ले लूँ, यहाँ कहीं पे बी ले लूँ, क्या लगता है स्पेसिंग कहाँ पे नजदीक है? ए पे ज्यादा नजदीक है, बी पे थोड़ी स्पेसिंग ज्यादा है, मतलब कहाँ पे स्पेस ज्यादा होगी? ए पे स्पेस ज्यादा होगी, बी पे। ठीक है, डायरेक्शन की बात करें, यहाँ कहीं पे डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ कहीं पे लूँ तो डायरेक्शन यहाँ कहीं पे, मतलब डायरेक्शन भी क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन क्या होगी चेंज हो रही है। तो ऐसी फील्ड को मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऐसी फील्ड को क्या कहना चाहिए? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर शोन इन द फिगर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर शोन in the figure between two charges. Between two charges. Between two charges. ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करो और खास ध्यान रखना जितनी नंबर ऑफ लाइन जितने में ड्रॉ करना उतना ही ड्रॉ करना। ठीक है, वो जरूरी करो ड्रॉ। उसमें अलग अलग पार्ट तो लिखवा रहा हूँ मैं। पहले ड्रॉ। ओके, इसमें अलग अलग पार्ट्स है, साथ में ही डिस्कस करते हुए लिखो। पहला पार्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज? व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्जेस? व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्जेस एंड their relative magnitude? What is the nature of charges and their relative magnitude? नेचर ऑफ चार्ज मतलब पहले मुझे बताओ ए चार्ज और बी चार्ज मतलब कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? ठीक है, लिखो उधर प्लीज। देखिए इसमें तो बताओ ए कौन सा है? नेगेटिव, उसकी तरफ आ रहा है। बी पॉजिटिव, उससे लाइन दूर जा रही है ना। ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बस इतना ही लिखना है। और क्या पूछा है? रिलेटिव मैग्नीट्यूड, मतलब चार्ज का ना रेशियो लिखना है।
जैसे QA बाई QB उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो लिखना है, बोलो उसमें क्या देखें? नंबर ऑफ लाइंस देखो, एक ही देख लो कितनी है, बी की देख लो कितनी है, आ जाएगा। जैसे लास्ट लेक्चर में क्या वेक्टर का नॉलेज यूज हुआ था, यहाँ पे काउंटिंग का नॉलेज यूज हुआ, काउंट करना आना चाहिए। कितना बोल, ये ए में कितनी लाइन है, जितनी भी यहाँ पे है वो सब गिननी होती है, इधर इसकी तरफ जो एंड होती है सब गिननी होती है। कितनी है? 16। और बीच में 8, मतलब रेशियो क्या है? 2:1, मतलब ए पे डबल होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये ओके, ये पहला पार्ट हुआ। और दूसरा, describe the nature of electric field. Describe the nature of electric field. Describe the nature of electric field and identify a point. Describe the nature of electric field and identify a point where net field will be 0. Where net field will be 0. इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर मतलब वही देखना है कि यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म क्या है, बस वो। तो अभी हमने जो पहला प्रॉब्लम किया उससे कुछ आइडिया लगा सकते हो, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। स्पेसिंग देखो, इधर एकदम कम स्पेसिंग है, यहाँ पे कितनी ज्यादा स्पेसिंग है ना। और डायरेक्शन रिवर्स कर्व है, एक टेंजेंट इधर आएगा, एक यहाँ पे आएगा, कैसे अलग अलग डायरेक्शन है, कौन सी होगी? नॉन यूनिफॉर्म। बस उतना ही, ठीक है ना, कि नॉन यूनिफॉर्म थी, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। और एक और पार्ट भी पूछा है इसमें कि क्या एक पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे फील्ड क्या होगी? 0, ठीक है। तो उसके लिए ना इधर यहाँ पे ड्रॉ करो, उससे लेकर अलग डायग्राम बनाओ इधर की। पहले तो ना चार्ज लिखो, ए और बी, ये अपना माइनस चार्ज था और ये प्लस चार्ज था, और मैग्नीट्यूड भी देखो, ए का क्या था? डबल था। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि अगर ये -2 है तो क्या होगा? क्यों होगा? उसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें जिन्होंने शुरुआत के लेक्चर अटेंड किए, थोड़े वेक्टर का नॉलेज भी हो, लाइन का बताओ मुझे, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? हमने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए, वेक्टर को विजुअलाइज करो, रिमाइंड करवाओ। तो सपोज यहाँ पे मुझे स्टडी करना हो, इसकी वजह से बताओ कहाँ पे एरो आएगा? इसकी तरफ फील्ड आएगी, ठीक है। जैसे ए की वजह से इस तरफ फील्ड आएगी, बी की वजह से इस तरफ जाएगी, दूर जाएगी ना उससे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे देखो तो ए की वजह से उसकी तरफ, बी की वजह से दूर, तो यहाँ पे तो कैंसिल हो नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे देखे तो बी की वजह से दूर, मतलब इस तरफ फील्ड, ए की वजह से देखे माइनस है तो उसकी तरफ, तो यहाँ पे भी कैंसिल हो सकता है। पर दोनों में से कोई एक ही सही है, ये तो है ही नहीं। कहाँ पे बोलो पॉसिबल है? क्यों राइट साइड? -2 के इधर असर क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, जो क्या कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो ये एक पॉसिबल है। तो मतलब कहाँ पे? इधर अगर हम देखें तो कहाँ पे आना चाहिए? यहाँ कहीं पे ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। ये ड्रॉ कर ले, जहाँ पे तुम सॉल्यूशन लिखते हो ना उधर ऐसे ड्रॉ, और अपने आप ड्रॉ करो।
कर लिया ड्रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ठीक है। नेक्स्ट पार्ट where does the extra line in the diagram end? Where does the extra line in the diagram end? Where does the extra line in the diagram end? मतलब देखो इधर जैसे मैं ये लाइन की बात करूं, ये वाली लाइन तो बी से स्टार्ट हो रही है, ए पे एंड हो रही है। ये भी लाइन बी से स्टार्ट हो रही है, ए पे एंड हो रही है। पर ये देखो पता नहीं यहाँ कहीं से स्टार्ट हो रही है पर ए पे एंड हो रही है ये लाइन थी। तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी? ऐसा कुछ दिया ना हो मतलब ये लाइन कहाँ तक जाएगी? इंफिनिटी। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन होती है एंड टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, बस इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, तो ये इतना पार्ट स्टडी किया हमने। ठीक है, ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके बारे में स्टडी किया। ओके, अब ये टॉपिक हो गया अपना। एक और टॉपिक जो स्टडी करना है उसमें भी सेम एक डेफिनेशन है, छोटा सा डिराइवेशन है वो बोर्ड के लिए, और उसके प्रॉब्लम भी सेम एनसीईआरटी कॉम्पिटिटिव दोनों ही है। ठीक है ना, तो एक भी टॉपिक क्या एक अपना हो जाएगा। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ब्रैकेट में लिखो कैपिटल वी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ब्रैकेट में लिखो कैपिटल वी, वो उसका सिंबल। अब इसका ना एक आइडिया दे देता हूँ, पोटेंशियल का आइडिया क्या है। जैसे फील्ड यहाँ पे देखा, पोटेंशियल क्या होता है? जैसे इस पेन का एग्जाम्पल, ठीक है, आसपास ग्रेविटी लग रही है उसकी, तो क्या बोल सकते हो? आसपास कौन सी ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जैसे फील्ड होती है ना आसपास, वैसे ही हर जगह आसपास है ना पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल से इस पेन को मैं रिलीज करूंगा, पेन के अपने आप नीचे जा रही है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि पेन जो हाई पोटेंशियल से कहाँ से जा रही है? लो पोटेंशियल। तो एनर्जी स्टडी करना होगा, तो एनर्जी स्टडी करने के लिए पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार्ज के केस में भी ऐसा होता है कि आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, साथ में क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसका भी फॉर्मूला, उसका रिलेटिवली सिंपल फॉर्मूला, प्रॉब्लम से रिलेटिवली इजी है। ठीक है, तो वही डेफिनेशन लिख लो। The work done in bringing a unit positive charge. The work done in bringing a unit positive charge from infinity against external electric field, to a particular point, slowly is defined as electrostatic potential. At that point. Electrostatic potential at that point. सबसे को इसका डेफिनेशन थोड़ा टेक्निकल है, तो बोर्ड के लिए खास है। कॉम्पिटिटिव में ये कोई पूछेगा, और बोर्ड के लिए खास, तो ये डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखना जरूरी है। क्या है डेफिनेशन? कि ये समझाता हूँ, वर्क निकालना है, वर्क का फॉर्मूला याद है?
कहाँ से आता है F डॉट S फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं और क्या एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब 1 मतलब एक कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज कहाँ पे है, देखो प्रॉपर फॉलो, इनफिनाइट है, इनफाइनाइट से कोई पॉइंट पे लाना है, ठीक है। तो मान लो एक यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है, कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, मान लो इंफिनिटी। अब इसको मैं ऐसे यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ला रहा हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर से इधर लाने में मुझे क्या वर्क करना पड़ेगा, क्यों वर्क करना पड़ेगा, तो मान लो ऐसे चार्ज आ रहा है एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज इधर, तो इस चार्ज पे ऐसे अलग अलग चार्ज दूसरे भी बहुत होंगे, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अभी सिंपल मान लो सिर्फ एक चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या इस तरफ फोर्स लगेगा ना, याद हो तो दोनों पॉजिटिव में ले रहा हूँ, क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इस पे कहाँ पे इस तरफ फोर्स लगेगा, मैं ला किधर रहा हूँ, इसको इस तरफ ला रहा हूँ, तो वर्क निकालोगे तो वर्क की क्या देता है हमें, पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या डिराइव पी करना है, ये वाला पार्ट, इसका फॉर्मूला का डिराइवेशन, ठीक है। तो डिराइवेशन बता रहा हूँ, इसका ही लिख रहे हैं डिराइवेशन, आगे देखो इसमें लिखना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू a point charge. ओके, इसमें पहले से वही इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है ना, लिखो कंसीडर a charge plus q, consider charge plus q kept in empty space, kept in empty space, ठीक है, full stop. A unit positive charge, a unit positive charge 1 microcoulomb, a unit positive charge 1 microcoulomb is initially at infinity, initially at infinity, and is brought to point P, and is brought to point P, it is brought to point P, which is at a distance r, which is at a distance r from charge q, which is at a distance r from charge q, ठीक है। मतलब चार्ज को, ये चार्ज फिक्स है, ये अपना चार्ज फिक्स है, जो 1 कूलम है उसको इनफाइनाइट से कहाँ पे, ये पॉइंट पे, ठीक है। ये बेसिक डायग्राम, बाद में वर्क निकालेंगे, इंटीग्रेशन वो सबसे आंसर आएगा। हमारा आर्टिक तो इससे काम लागत, हमारा मोकला भी हाँ जो इससे टिक कराओ, ड्रॉ करो।
कर लिया क्या ड्रॉ? और इसमें डिराइवेशन देखते हैं, ठीक है। तो डिराइवेशन क्या है कि मान लो रैंडमली उसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो यहाँ कहीं पर स्टडी कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आर डैश का डिस्टेंस, ठीक है। आगे नेक्स्ट लाइन में लिखो, कंसिडर एट एन इंस्टेंट, कंसिडर एट एन इंस्टेंट 1 coulomb charge, 1 coulomb charge is at a distance r dash, 1 coulomb charge is at a distance r dash, ठीक है, full stop. The force on 1 coulomb charge will be, the force on 1 coulomb charge will be, कितना होगा फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला में शुरुआत की क्लास में पढ़ा था, K Q1 Q2 by R square, तो क्या हो जाएगा K कैपिटल Q into 1 by कितने डिस्टेंस पे होगी R dash स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अपना फोर्स हो जाएगा, F इक्वल टू, लिखो, ठीक है। अब मेन हमें क्या है, वर्क निकालना है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए, तो इसको इस तरफ डिस्प्लेस भी करवाते हैं, ऐसे इस डायग्राम में इस पॉइंट ऐड करना, ऐसे मैं थोड़ा डिस्प्लेस करवा रहा हूँ, कितने से dr डैश से और डिस्प्लेस करवा रहे हैं। तो आगे लिखो, ये फोर्स के नीचे, नाउ 1 coulomb charge, now 1 coulomb charge undergoes a small displacement, undergoes a small displacement dr dash, undergoes a small displacement dr dash, undergoes a small displacement dr dash, take a full stop. So the work done will be, so the work done will be, okay, देखो वर्क का फॉर्मूला जो है बहुत छोटा वर्क है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट साथ में क्या आता है, cos थीटा भी तो होता है। इधर थीटा का मतलब क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, ध्यान दो सर, यहाँ पे थीटा जो है वो क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लग रहा है, कितना एंगल, 180, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज डाल देते हैं, तो dw इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये f को सब्स्टिट्यूट करो, kq by r dash स्क्वायर, ये कितना था अपना dr dash, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, है ना, लिखो। देखिए, ठीक है। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, टोटल वर्क निकालना हो तो क्या आगे लिखो, द नेट वर्क क्या होगा, W इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर ले लेते हैं, KQ
बाय आर डैश स्क्वायर डी आर डैश क्या होता है इसका इंटीग्रेशन होता है ये माइनस के क्यूब ये डी आर डैश और ये 1 बाई आर डैश है स्क्वायर हो तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर डैश और लिमिट क्या होगी शुरुआत में कहाँ पे था पार्टिकल इनफैक्ट पे था और उसको कहाँ पे लेके आते आर डिस्टेंस तो W इक्वल टू देखो माइनस माइनस तो हट गया के क्यूब 1 बाई आर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं 0 तो वर्क आ गया अपना के क्यूब बाई आर नहीं क्योंकि अभी बॉक्स मत बनाना ये अपना वर्क है के क्यूब बाई आर देखिए बस एक लास्ट एक मिनट इसमें ऐड करो दिस वर्क itself gives the electric potential. This work itself gives the electric potential due to a point charge. Due to a point charge. Due to point charge. So फॉर्मूला मतलब क्या है अपना कैपिटल V सिंबल है पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है के क्यू बाई बस नहीं इस पे बॉक्स बस V इक्वल टू क्या आ गया के क्यू बाई आर ठीक है इसमें एक पॉइंट जो ध्यान रखना है बस एक दो पॉइंट से प्रॉब्लम्स के बाद में आ जाएंगे अगर पॉजिटिव चार्ज हो ये पहले तो ना स्केलर है इतना ध्यान रखना क्यों स्केलर है वर्क क्या होता है स्केलर होता है तो इसमें डायरेक्शन एरोस बनाने की कोई जरूरत नहीं स्केलर है ठीक है वैसे वो निकले इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी ठीक है और क्या ध्यान रखना है अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा नेगेटिव चार्ज हो तो पोटेंशियल नेगेटिव ठीक है वो भी एक स्टेटमेंट ऐड करो पॉजिटिव चार्ज हैज पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज हैज पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज हैज नेगेटिव पोटेंशियल इसका ऐसा यूनिट लिखना है देखो ऐसा के लिए अलग से फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वो यहाँ से आता है इधर से जो आप मत लिखा अलग से मैं लिखवाऊंगा ठीक है ये भी इसका यूनिट निकालना है बोलो क्या होना चाहिए इसका यूनिट निकालना है ये वर्क है जूल इसका कूलम क्या आ गया जूल पर कूलम लिख लो ऐसा जूल पर कूलम और दूसरा भी यूनिट है और वोल्ट्स भी कहते हैं VOLT वोल्ट ठीक है इतना पार्ट लिख लिया ये थियरी वाला पार्ट एक अपना हो गया अब इसके प्रॉब्लम कौन सा ठीक है पहले एमसीक्यू लेवल बोर्ड लेवल के देख लेते हैं
Okay. Robert. देखिए चलिए तो फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर। फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर। देखो ये टाइप के जो प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें बहुत रिलेटिवली काफी इजी आते हैं। पहले अगर पहले चार्ज से पोटेंशियल निकले इसकी वजह से तो देखो फॉर्मूला एक ही अपने पास KQ/R। तो Q ये रहा, R क्या होगा अपना, ये जो पॉइंट है बस उसके डिस्टेंस निकाल दो। जब अपना R होगा मतलब कितना होगा यार, स्क्वायर में तो पता होगा ये पूरा कितना होता है, ये L है ये L है, तो ये कितना होगा L√2, तो इसका आधा होगा 12/√2। ठीक है ना, अपना R हो गया तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा KQ/R। R कितना होगा L/√2। बस दूसरे चार्जेस की वजह से भी सेम लिख लो और ऐड कर दो, आ गया आंसर। इतना ही और कुछ नहीं करना है। हो गया क्या, बोलो क्या होगा, ये इसकी वजह से लिखा, इसकी वजह से सेम फॉर्मूला के चार्ज कितना है 2Q, R क्या होगा L/√2 है प्लस में, ये भी प्लस में था। इसकी वजह से ये -3Q की वजह से कितना होगा, डिस्टेंस भी सेम रहा, इतना ही डिस्टेंस होने वाला है, तो कितना होगा -K3Q अपॉन L/√2 और लास्ट वाले की वजह से प्लस K4Q L/√2 और स्केलर है ये, डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा, देखो ये K/√2 ये तो कॉमन है, ये 3 हो गया, ये इसका कैंसिल हो गया, क्या बचा 4√2 KQ/, ठीक है। और इसमें टाइप्स देखते हैं, ठीक है ना, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A +5 microcoulomb charge, a +5 microcoulomb charge is kept at +5 microcoulomb charge is kept at -10,0 is kept at -10,0. What charge must be placed? What
charge must be placed at 4,0 so that the net potential is zero, at origin. So the net potential is zero at origin. ठीक, पहले इतना करो, डायग्राम एटलीस्ट बनाओ, डायग्राम कर सकते हो, डायग्राम ड्रॉ करो, चार्जेस बनाओ, सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो इसमें डायग्राम जो है कि ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है। एक चार्ज यहाँ पे कितना है, चार्ज नेगेटिव में जो पहला दिया +5 माइक्रोकूलम, और कहाँ पे रखा है -10,0, ठीक है। दूसरा चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है 4,0 पे। ये चार्ज मुझे पता नहीं है, वो चार्ज कुछ क्यों ले लेते, ठीक है। और पोटेंशियल में कहाँ पे फाइंड करना है, तो चार्ज फाइंड करना है, पोटेंशियल दिया है, कहाँ पे दिया है, ओरिजिन पे, क्या दिया है 0। तो बस उस हिसाब से इक्वेशन बना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एट 0 नेट पोटेंशियल, एट ओरिजिन नेट पोटेंशियल 0 है, तो नेट पोटेंशियल किसकी वजह से, दोनों की वजह से आएगा। तो क्या लिखते इक्वेशन, V1 + V2 क्या हो जाना चाहिए 0, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा 0। इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा, फॉर्मूला है अपने पास K/R कितना होगा, ये पूरा नहीं लेना, यहाँ पे निकाल लें, कितना होगा 10, यहाँ पे वैल्यू डालना वैल्यू प्लस ये दूसरे चार्ज की वजह से देखे तो बोलो चार्ज कितना अपना Q, ये रेजिस्टेंस कितना होगा 4 = 0, कर दो सॉल्व, देखो Q कितना है, कितना है -2 माइक्रोकूलम, ठीक, -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, इतना चार्ज रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ही एक्सटेंशन दे रहा हूं, करो एक ड्रॉ।
चलिए लिखो क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन where net potential will be zero, where net potential will be zero. तो एक मिनट इसमें देखो, डिस्कस करते हैं। देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला का पोटेंशियल वाला क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए ले लेते हैं, या कहीं पे पॉइंट बी ले लेते हैं, या कहीं पे पॉइंट सी ले लेते हैं, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ कौन से पॉइंट पे, जैसे मैं बी पे देखूं तो इसकी वजह से नेगेटिव होगा, इसकी वजह से पॉजिटिव होगा, कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही देखो सब पॉइंट पे होगा, देखो सभी पॉइंट पे होगा। एक ही वजह से देखो, एक अगर मैं यहाँ पे स्टडी करूँ, ये क्या देगा, नेगेटिव देगा, ये क्या देगा, पॉजिटिव। इसमें एरोज नहीं देख रहे, सिर्फ वैल्यू देख रहे हैं। इसकी वजह से नेगेटिव, इसकी वजह से पॉजिटिव, यहाँ पे भी तो कैंसिल हो सकता है। सिर्फ यहाँ पे देखो, इसकी वजह से पॉजिटिव, इसकी वजह से नेगेटिव, यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। तीनों तीन आंसर आए थे, पर एक गलत, एक जगह कैंसिल नहीं कर सकते। कौन सा हो पॉइंट होगा, एक काम करो, चलिए दिखा दो, सॉल्यूशन से भी आएगा आंसर। इसको कुछ एक्स ले लो, ये डिस्टेंस एक्स ले लो, ये डिस्टेंस वाई ले लो, और ये जेड ले लो। तो ऐसे लिखना है, सॉल्व करना कि एक्स बी, ध्यान दो ऐसे सॉल्व करना है कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ ये प्रॉब्लम, बस वैल्यूज नहीं दी है। ये बी नेट पोटेंशियल क्या करना है, जीरो, मतलब V1 प्लस V2 क्या करोगे, जीरो। तो V1 मतलब इसकी वजह से ले लो, बोलो यहाँ पे निकालना है, चलो इसके वजह से बोलो कितना होगा, कि इधर माइनस डालना है, चार्ज नेगेटिव है तो माइनस डालना है, -4 बाई कितना डिस्टेंस है, x प्लस ये दूसरे चार्ज की वजह से यहाँ पे निकालो, कि Q बाई कितना होगा डिस्टेंस, r माइनस है, इक्वल टू क्या होगा, इसको सॉल्व करके x निकालना है, इसको सॉल्व करके x निकालना है। वैसे ही A पे और C पे तो तीनों तीन पॉइंट पे टोटल स्टडी करना है, करो ट्राई।
ये बी पॉइंट है, इसको सॉल्व करो, ई और क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेट कर दो, कितना आ रहा है सॉल्व किया, आर बाई 4r बाई 5, जिस पे आर एस टी पे भी सेम प्रोसीजर करे, एट सी V1 प्लस V2 0 करना है, V1 कितना है, तो इसकी वजह से देखना है, T पॉइंट पे यहाँ पे देखना है, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे मतलब पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा -4kq बाई कितना होगा डिस्टेंस r प्लस y, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे लिखना है, तो kq बाई y। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या रहेगा इधर से y इक्वल r बाई 3, x इक्वल टू ये, y इक्वल टू d, ठीक है। और एक पॉइंट बचा है, a पॉइंट, एट a v1 प्लस v2 इक्वल टू 0, तो -4q की वजह से कितना होगा, -4kq बाई डिस्टेंस कितना है z, और प्लस q की वजह से देखें तो प्लस kq बाई कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा r प्लस z, इसको सॉल्व करो, देखो r कितना रहेगा, सॉरी z कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है, -4r बाई 3 आ रहा है, इसमें देखो ये अलग अलग पॉइंट निकाल रही है। अब इसका मतलब समझो, ये अपने वाले पॉजिटिव आई, ये भी पॉजिटिव आई, ये नेगेटिव आई, इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है कि ये पॉइंट इधर हो ही नहीं सकता, क्या हो गया इस तरह से, मतलब ए पॉइंट इज व्हाट नॉट पॉसिबल, ठीक है, टेंशन स्टेटमेंट ऐड करना, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट that the neutral point, negative sign indicates that the neutral point will lie on the other end, will lie on the other end, neutral point will lie on the other end, ठीक है, ये पोटेंशियल वाला पार्ट है, ठीक है। देखो मॉड्यूल सबको मिल चुका है, उसमें जो प्रॉब्लम ठीक करवा रहा है, और देखो 2 मिनट ध्यान दो, प्रॉब्लम ठीक करवा रहा हूँ, और शेड्यूल में अपना थोड़ा चेंज किया है मैंने, अभी तो उसके दूसरे बैच और सब भी स्टार्ट होगा, इसलिए अभी सेट हो रहा है, बाकी सुबह भी अब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी, काफी सारे स्टूडेंट जब छुट्टी पार भी सकते हैं, तो प्रैक्टिस क्लास रखिए फॉर कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड, तो घर पे पढ़ो, यहाँ के आके पढ़ो, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, दोनों का अलग अलग होगा। और किसी को एक्स्ट्रा बाद में स्टडी करना हो, कुछ मिस हो, एक्स्ट्रा कंसेप्ट ना समझ में आए, तो 2 बजे से भी मैं लेक्चर ले सकता हूँ, 2 से 3 या 3:30 आ जाओ, तो उसमें कुछ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है 12th है, इसलिए क्या थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है ना, 11th तक यूनियन के लिए अब नहीं चलेगा, तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है, ओके। तो ये जो प्रॉब्लम्स मैं टिक करवा रहा हूँ उसमें है ना, मैं दोनों बता देता हूँ, कौन सा बोर्ड लेवल का, कौन सा कंपटीशन, जिनका बोर्ड पे फोकस है वो करो, मतलब सीबीएसई लेवल का भी आ गया उसमें, और कंपटीशन का है तो अलग से रिकॉर्ड होगा, ठीक है। A1